Hi nurses, how you doing? I'm Navkiran this side, your guide and mentor for NCLEX RN. रिसेंटली हमने NCLEX RN पे एक वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें मैंने 5 ऐसे प्रिंसिपल्स बताए थे जिसकी हेल्प से आप NCLEX RN की प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हो। और मैंने बहुत सारी नीचे कमेंट्स सेक्शन में देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये बोल रहे थे कि हमें आप ये समझाइए कि NCLEX RN किन चीज़ों के ऊपर बेस्ड है और NCLEX RN क्लियर करने के लिए कौन सी चीज़ों का ध्यान हम एग्जामिनेशन के दिन रखना चाहेंगे, यानी कि जब आप वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विद द NCLEX RN बेसिक्स जो कि नर्सेज को पता ही होने चाहिए। इसको आज एक NCLEX RN लेसन की तरह लो। जो भी स्टूडेंट्स NCLEX RN की प्रिपरेशन आज से शुरू कर रहे हैं ये वीडियो उनके लिए तो एक गोल्ड स्टैंडर्ड वीडियो है ही, प्लस जो ऑलरेडी अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं NCLEX RN की कोचिंग ले चुके हैं एंड आने वाले कुछ दिनों में उनका टेस्ट है, तो ये वाला लेसन आज सुन के आप मेरी कही हुई बातों को इम्प्लीमेंट करके देखना व्हेन एवर यू विल बी सॉल्विंग योर क्वेश्चंस और आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इस वीडियो में कोई भी यूजलेस बात नहीं होगी, शुरू से लेके एंड तक एक एक लाइन जो है वो यूजफुल रहेगी, ठीक है। इन बिटवीन आई हैव टू लुक एट माई स्क्रीन क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, देर आर नॉट ओनली वन थिंग दैट आई नीड टू टेल यू, देर आर सो मेनी थिंग्स, ओके, सो काइंडली एडजस्ट विद दैट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि NCLEX में बेसिक्स जो है वो मैटर क्यों करते हैं। मतलब NCLEX के लिए जो बेसिक चीज़ें हम भी आपको क्लास में बताते हैं या बहुत सारी वीडियोस में आप सुनते हो तो वो क्यों मैटर करते हैं और कौन से ये बेसिक होते हैं। सबसे पहले जब NCLEX RN देने के लिए आप जाते हो ना तो ये हम एज अ ट्यूटर एज्यूम करके चलते हैं कि आपके फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग बहुत क्लियर होंगे, इवन आपने उन चीज़ों में मास्टर किया होगा। मतलब आप चुटकियों में बता दोगे कि इन्फेक्शन कंट्रोल के प्रिंसिपल क्या होते हैं, प्रायोरिटाइजेशन के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, वूंड केयर के प्रिंसिपल क्या होते हैं एंड सो ऑन। तो ये चीज़ समझ के चलो कि सबसे पहले तुम्हारा कंटेंट मैटर जो है वो NCLEX RN के लिए बहुत ज़रूरी होना चाहिए। दूसरी चीज़, जो बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि मैम हमारा कंटेंट मैटर क्लियर है, लेकिन जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने लगते हैं तो NCLEX में बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे गलत हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे क्वेश्चन आपके तब ही गलत होते हैं जब आपको पेशेंट की सेफ्टी के बारे में नॉलेज नहीं है। आप NCLEX के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए वो ऑप्शन चूज करते हो जिसमें आपके पेशेंट सेफ ही नहीं है, आप वो वाली ऑप्शन छोड़ देते हो जो कि पेशेंट की सेफ्टी को एश्योर करती है। उस टाइम पे आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो हमेशा जब आपके सामने 4 ऑप्शंस दी होती है ना, उन चारों ऑप्शंस को कंपैरिजन करके देखो कौन सी ऑप्शन में मेरा पेशेंट सबसे ज़्यादा सेफ फील कर रहा है, कौन सी ऐसी ऑप्शन में टिक करूं, इंटरवेंशन करूं कि जिसके बाद मेरे पेशेंट की सेफ्टी जो है वो इंश्योर है। अब सेफ्टी सिर्फ फॉल सेफ्टी नहीं होती है, सेफ्टी बहुत तरह की होती है और इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगी, सेफ्टी इन NCLEX RN, राइट। अब एक और चीज़ होती है जिसकी वजह से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो गलत होते हैं और वो है प्रायोरिटी के प्रिंसिपल्स। बहुत सारे बच्चों को प्रायोरिटी कभी क्लियर ही नहीं होती है, उनको ये समझ ही नहीं लगती है कि प्रायोरिटाइजेशन के प्रिंसिपल्स क्या हैं। देखो प्रायोरिटी पे मैंने एक पूरे का पूरा लाइव लेक्चर लिया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जब लाइव में जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रायोरिटी का एक पूरा का पूरा लेक्चर जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, हमेशा जब मैं MSc कर रही थी तो हमें टीच कराया जाता था कि ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक देन मूव टू द एडवांस लेवल। अब कई लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि उनको एडवांस चीज़ें तो बहुत क्लियर होती है लेकिन बेसिक्स का पता नहीं है। तो एडवांस चीज़ें तभी पढ़ें जब आपके बेसिक्स क्लियर है। विदाउट क्लियरिंग योर बेसिक्स यू कैन नॉट मूव टू एडवांस, अदरवाइज देर विल बी नो बेस, और जिस बिल्डिंग का कोई बेस नहीं होता उसने गिरना ही होता है। तो धीरे धीरे तैयारी करिए, NCLEX RN की तैयारी में कभी रश नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कहते हुए सुना है कि 1 महीने के बाद हमने एग्ज़ाम दे देना है। जैसे आज एग्ज़ाम फेल हुआ तो वो सोचते हैं कि 1 महीने के बाद एग्ज़ाम दे देंगे, 1 महीने या 45 दिन के बाद या मल्टीपल फेलियर अटैम्प्ट्स के बाद। आने वाले लोग भी ऐसा ही बोलते हैं। यहाँ से क्लियर पता चलता है कि आपको अपनी वीकनेस का पता ही नहीं है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर होते तो आप 5 बार NCLEX के लिए नहीं बैठ रहे होते। तो सब लोग प्लीज़ ये चीज़ ध्यान से सुनो, जब तक इंसान को अपनी वीकनेस का पता नहीं चलेगा तो हम उस चीज़ के ऊपर काम नहीं करेंगे, राइट। अगर आप 5 बार NCLEX में फेल होके आ रहे हो तो ज़रूर कोई ना कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है, इसको एक्नॉलेज करो और तैयारी जो है वो थॉरली स्टार्ट करो। अब हम एक्चुअली शुरू करते हैं कि जब आपने पढ़ना शुरू करना है NCLEX का तो कैसे। सबसे पहले तुम्हें एक चीज़ पता होनी चाहिए NCLEX में, एंड दैट इज़ नोन एज एडपाई।
ADPIE। अब देखो जितनी भी केस स्टडीज अनफोल्डिंग हो, स्टैंड अलोन हो, ये सब एडपाई पे बेस्ड होती हैं। अब एडपाई क्या होता है? एडपाई होती है भाई नर्सिंग प्रोसेस। ए का मतलब होता है बॉडी असेसमेंट, असेसमेंट करने से डी आएगा यानी कि डायग्नोसिस, डायग्नोसिस होगा तो प्लानिंग होगी जो कि पी बनाता है, और प्लानिंग होगी तो इंटरवेंशन होगी, और इंटरवेंशन करके हमें इवैल्यूएशन का पता चलेगा। अब जो इसका प्लानिंग वाला कंपोनेंट है ना, उसमें प्रायोरिटाइजेशन आती है। मतलब हम लोगों ने पहले असेसमेंट करा, डायग्नोसिस जो नर्सिंग डायग्नोसिस होते हैं वो बना लिए, फिर हमने प्लानिंग कंपोनेंट में देखा कि कौन सा ऐसा डायग्नोज है जिसको हमें पहले एड्रेस करना है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो लेट एड्रेस करनी है, तो बन गया ना एडपाई। तो प्रायोरिटाइजेशन एडपाई का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, लेकिन असेसमेंट के बिना प्रायोरिटाइजेशन नहीं हो सकती। तो एनक्लेक्स में दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन में असेसमेंट करी होती है, एक क्वेश्चन जिसमें असेसमेंट अभी नहीं करी है। तो जिस क्वेश्चन में असेसमेंट ऑलरेडी डन है उसमें आपका स्टेप होता है, आपने प्लानिंग या इम्प्लीमेंटेशन वाले स्टेप में जाना है, उसमें असेसमेंट टिक करके आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और जिस क्वेश्चन में असेसमेंट अभी नहीं हुई है तो आप असेसमेंट को छोड़ के प्रायोरिटी या इंटरवेंशन को टिक नहीं कर सकते। ये सिंपल सी बात है, लेकिन लाखों स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात समझ ही नहीं आती है। पता नहीं सामने कम्युनिकेशन करने वाले की गलती होती है या हमारे कॉलेजेस में हमारे बेसिक्स ही इस हिसाब से क्लियर नहीं होते। ऑब्वियसली अगर मेरे क्वेश्चन में ऑलरेडी असेसमेंट हो चुकी है तो मैं दोबारा से असेसमेंट क्यों करूंगी, राइट? तो जब भी आप एनक्लेक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिए। बाकी जो डायग्नोसिस है ना, उनके बारे में आगे चल के डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो कुछ प्रायोरिटी फ्रेमवर्क्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ABC। एयरवे जो है ना, एयरवे ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। अगर तुम्हारे पेशेंट का टंग फॉल हो गया है और एयरवे ब्लॉक है तो सबसे पहले तुम्हें एयरवे ही ओपन करना होगा, उसके बाद तुम ब्रीदिंग और सर्कुलेशन पे जा सकते हो, ठीक है? अगर एस्पिरेशन होगी है तो सबसे पहले उसको रिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक एयरवे ओपन नहीं होगा तब तक ब्रीदिंग नहीं हो सकती है। और सर्कुलेशन जो है उसको कुछ समय के लिए आप डिले कर सकते हैं, लेकिन एयरवे अगर ब्लॉक हो गया, ब्रीदिंग नहीं हो रही है, तो तुम्हारा पेशेंट ज़्यादा टाइम नहीं निकालेगा। तो एयरवे इज ऑलवेज टू बी असेस्ड बिफोर सर्कुलेशन एंड ब्रीदिंग, एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स बिफोर कार्डियक अंटिल एयरवे इज सिक्योर। अगर एयरवे ओपन है तो फिर दूसरे नंबर पे तुम लोग ब्रीदिंग को देखोगे और तीसरे नंबर पे देखोगे सर्कुलेशन को, ठीक है? तो अगर तुम्हारा पेशेंट अनकॉन्शियस है और उसका टंग फॉल हुआ है, टंग फॉल की वजह से एयरवे ब्लॉक्ड है, तो सबसे पहले एयरवे ओपन करोगे, फिर उसकी ब्रीदिंग को स्टेबलाइज करोगे और फिर उसके सर्कुलेटरी स्टेटस में तुम लोग आओगे। उसके बाद है हमारे पास, हम लोगों ने एक्चुअल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना होता है बिफोर पोटेंशियल रिस्क। यानी कि एक तो चीज़ है कि इस चीज़ का रिस्क हो सकता है पेशेंट में, और एक चीज़ है कि ये प्रॉब्लम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो जो एक्चुअली राइट नाउ आपके सामने प्रॉब्लम है उसको हम लोग पहले एड्रेस करते हैं। ये प्रायोरिटी का प्रिंसिपल है, रादर देन एड्रेसिंग द रिस्क फर्स्ट, ठीक है? तो अभी आपका पेशेंट जो है ऑलरेडी वो एस्पिरेट कर चुका है, तो उस चीज़ को आप पहले देखोगे, राइट? रादर देन द रिस्क ऑफ फॉलिंग फ्रॉम द बेड, ठीक है? तो बेसिकली जो रिस्क ऑफ फॉलिंग, रिस्क ऑफ एस्पिरेटिंग, रिस्क ऑफ, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनको आप लेटर ऑन चेक करते हो। जो एक्चुअली राइट नाउ हो रहा है, अगर चेस्ट पेन हो रहा है, अगर ब्रीदिंग स्टॉप हो रही है, अगर एयरवे ब्लॉक हो रहा है, आपके सामने ये चीज़ हो रही है, तो उस चीज़ को आप सबसे पहले एड्रेस करोगे। तो एक्चुअल कंडीशन, एक्चुअल प्रॉब्लम जो ऑलरेडी हो चुकी है, पोटेंशियल रिस्क के कंपैरेटिवली उसको पहले देखा जाता है। एक्यूट कंडीशंस बिफोर क्रॉनिक कंडीशन, एक्चुअली जो इसके अंडरलाइन आती है, तो हम एक्यूट कंडीशंस को पहले एड्रेस करेंगे, क्रॉनिक कंडीशंस को बाद में। जैसे कि आपके सामने एक पेशेंट है जिसको माइस्थेनिया ग्रेविस है, क्रॉनिक कंडीशन है, उसको माइस्थेनिया ग्रेविस है, वो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन एकदम से वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में चला गया। क्यों? क्योंकि माइस्थेनिक क्राइसिस में आ गया। तो अब राइट नाउ जो एक्यूट प्रॉब्लम उसको आई हुई है उसको हम पहले एड्रेस करेंगे और क्रॉनिक प्रॉब्लम्स को बाद में एड्रेस करेंगे। तो ये चीज़ जो है ये आपको समझनी पड़ेगी कि जो एक्यूट कंडीशंस होती हैं वो
क्रॉनिक कंडीशंस के कंपैरेटिवली हम पहले देखते हैं, या कई कई क्वेश्चंस में आपको 4 पेशेंट्स भी आ जाते हैं, उनमें 2 पेशेंट्स क्रॉनिक कंडीशंस के हैं, 2 पेशेंट एक्यूट कंडीशंस के हैं, तो क्रॉनिक वाले को तो आप पहले ही साइड में कर दोगे, जो एक्यूट वाले हैं उनमें से फिर आप डिसाइड करोगे कि इन दोनों में से अगर किसी को रेस्पिरेटरी दिक्कत है तो उसको हम पहले देखेंगे और सर्कुलेशन वाले को बाद में। सो दिस इज हाउ यू प्रायोरिटाइज इन अ क्वेश्चन। देन न्यू फाइंडिंग्स बिफोर एक्सपेक्टेड और लॉन्ग टर्म इशूज़। तो जो न्यू फाइंडिंग्स होती हैं, यानी कि ऑलरेडी माइस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट है तो हमें पता है कि वो उसको चलने फिरने में दिक्कत होगी, उसको हर टाइम फिटिंग फील होगी, ये एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है। लेकिन एकदम से उसको अगर एस्पिरेशन हो जाता है या एकदम से उसका बीपी जो है वो बहुत नीचे गिर जाता है, तो ये न्यू फाइंडिंग होगी ना उस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग केस में। तो जो भी कोई न्यू फाइंडिंग होती है वो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड और लॉन्ग टर्म फाइंडिंग के कंपैरेटिवली हम पहले देखते हैं, उसको पहले एड्रेस करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास प्रायोरिटाइजेशन के बाद आते हैं सेफ्टी प्रिंसिपल्स। अब सेफ्टी प्रिंसिपल्स में जो सेफ्टी होती है ना वो कंफर्ट के ऊपर होती है हमेशा। पेशेंट की सेफ्टी रखना एक नर्स की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप CNO की वेबसाइट पे भी जाओगे ना तो वहाँ पे आप देखोगे हर 2 लाइंस के बाद पब्लिक सेफ्टी लिखा होगा। यानी कि आपका जो लाइसेंस है वो इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि हम जो नर्सिस को लाइसेंस दे रहे हैं, द CNO और एनी नर्सिंग बोर्ड मेक श्योर दैट द पब्लिक इज सेफ इन योर हैंड्स। सो पब्लिक सेफ्टी इज़ अ बिग कॉन्सेप्ट। तो सेफ्टी जो होती है वो हमेशा कंफर्ट से पहले आती है। कंफर्टेबल हम पेशेंट को बाद में कर सकते हैं लेकिन सेफ्टी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो हम लोग जो हैं सेकेंड इसमें लाइन है प्रिवेंट हार्म बिफोर ट्रीटिंग कॉम्प्लिकेशंस। सो बेसिकली हमें किसी भी कॉस्ट पे पेशेंट को कोई भी हार्म जो है वो नहीं होने देना, ठीक है। हार्म कैसे होगा पेशेंट को, जैसे कि पेशेंट एम्बुलेट करने लगा और पेशेंट गिर पड़ा, जस्ट बिकॉज यू डिड नॉट टेक द रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस। आपने बाथरूम प्रिकॉशंस जो हैं वो नहीं ली, फ्लोर स्लिपरी था या वहाँ पे ग्रैबिंग बार नहीं थे, या आपने पानी टब के पानी का टेम्परेचर चेक नहीं किया, आपने पेशेंट को वैसे ही बहुत गर्म पानी में पेशेंट को खड़ा कर दिया। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हम जो हैं प्रिवेंट करेंगे एट एवरी कॉस्ट। इवन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, आप कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उससे पहले आप उसको चेक कर रहे हैं। किसी भी वर्किंग प्लेस पे या हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी, फायर ड्रिल्स, ये सब सेफ्टी के अंडर आते हैं। तो ये क्यों हम लोग करते हैं? बिकॉज वी डू नॉट हार्म द पेशेंट, डू नॉट वॉन्ट टू हार्म द पेशेंट और वी वॉन्ट टू प्रिवेंट हार्म। देन लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इंटरवेंशन फर्स्ट। सबसे पहले वो चीज़ें हम लोग पेशेंट के ऊपर करेंगे जो कि लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव होंगी। आप सब लोगों ने रीस्टेनिंग के बारे में तो सुना ही होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो रीस्टेन्स होती हैं ये कभी भी एज रिक्वायर्ड नहीं हो सकती हैं। इनके प्रॉपर रिटन ऑर्डर्स होते हैं। हम पेशेंट को बिना मतलब के रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी जब भी आप कभी प्रोसीजर कर रहे होते हैं तो भी ये बोला जाता है कि स्टार्ट विद द लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव थिंग्स फर्स्ट एंड देन मूव ऑन टू द अनदर प्रोसीजर्स। देन हाई रिस्क पेशेंट्स जिनकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ है वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि कंफ्यूज्ड पेशेंट्स हो सकते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स हो सकते हैं, एल्डरली हो सकते हैं, और ऐसे पेशेंट जिनको एंटी कोआगुलेंट्स जा रहे हैं वो ब्लीडिंग के रिस्क पे हो सकते हैं, ऑक्सीजन डिपेंडेंट पेशेंट्स हो सकते हैं। तो ये पेशेंट हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं हमेशा। इन पेशेंट्स का हमेशा ध्यान रखना है। वो पेशेंट भी हाई रिस्क होते हैं जो डिलीरियम में चले गए होते हैं, जिनको टाइम, प्लेस, पर्सन इसका ओरिएंटेशन नहीं होता है। एंड इवन जेरियाट्रिक एंड पीडियाट्रिक दे आर हाई रिस्क क्लाइंट्स, राइट। तो इन सारे लोगों की सेफ्टी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो नर्सिस के ऊपर होती है और हमने सेफ्टी के सारे प्रिंसिपल्स इन लोगों के ऊपर यूज़ करने हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल की बात करें तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है NCLEX RN का, जो कि आज का तीसरा पैरामीटर है जिसके बारे में हम बात करेंगे। अगर कोई नर्स इन्फेक्शन कंट्रोल में अच्छी नहीं है तो वो कभी NCLEX RN क्लियर नहीं कर सकती। अब इन्फेक्शन कंट्रोल आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आप मेडिकल एसेप्सिस और सर्जिकल एसेप्सिस के प्रिंसिपल्स को नहीं समझते हैं। जब तक आपको एक चेन ऑफ इन्फेक्शन और उसको ब्रेक कैसे करना है इसकी पूरी नॉलेज नहीं है तो आप एडवांस चीज़ों को नहीं समझ सकते। एयरबॉर्न प्रिकॉशंस कब लेनी है, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस कब लेनी है, ड्रॉपलेट्स कब लेनी है, ये आपको पता ही होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड प्रिकॉशन और ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन में क्या फ़र्क होता है, और स्टैंडर्ड प्रिकॉशन सब क्लाइंट्स के साथ लेनी है regardless of the procedure and the type of patient. You have to take standard precaution with all the clients.
हर एक पेशेंट को टच करने से पहले और हर एक पेशेंट को टच करने के बाद हैंड वॉशिंग, हैंड हाइजीन होनी चाहिए। और कभी भी आप लेट अस सपोज किसी इन्फेक्टेड वुंड को आप ट्रीट कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग जो हैं वो इनर टू आउटर एरिया में जो है वो क्लीन करते हैं, हमेशा क्लीन टू डर्टी एरिया की तरफ मूव करना चाहिए का मतलब वो जो सीक्वेंस बहुत जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं तो वो चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। लोकल इन्फेक्शन जो होती है उसको पहले हम लोग देखेंगे, सिस्टेमिक स्प्रेड जो है उसको बाद में देखेंगे। देन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप पीपीई पहन रहे हो, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो उसका सीक्वेंस पहनने का क्या होना चाहिए, उतारने का क्या होना चाहिए, नीडल स्टिक इंजरी से कैसे हम लोगों ने बचना है, अगर हो जाए तो उसका क्या प्रोटोकॉल है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, अगर पर्टिकुलर टाइम की डिसीज़ का आउटब्रेक हो गया तो एपिडेमिक एंडेमिक का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता है तो फिर एनक्लेक्स आरएन अभी देने के लिए आप तैयार नहीं है। जो इसका नेक्स्ट कंपोनेंट है एनक्लेक्स आरएन का, जो बहुत ज़रूरी है आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ वाइटल साइन असेसमेंट। हम सब लोगों को पता है कि वाइटल साइंस जो हैं हम बहुत फ्रीक्वेंटली क्लिनिकल्स में चेक करते हैं, है ना। तो वाइटल साइंस जो हैं उनकी जो चेंजेस होती हैं, आप देखना कभी भी कोई भी प्रोसीजर आप एनक्लेक्स के लिए पढ़ोगे ना, हमेशा एक वर्ड यूज़ होता है कि वी हैव टू चेक द बेसलाइन वाइटल साइन। मैं हमेशा अपनी क्लास में ये बताती हूँ कि हम लोग बेसलाइन वाइटल साइन 2 वजह से चेक करते हैं। नंबर 1, अगर बेसलाइन वाइटल साइन स्टेबल नहीं है तो शायद हम वो प्रोसीजर कर ही नहीं सकते। जैसे कि अगर आपके पेशेंट को हाइपरपायरेक्सिया है या फीवर है तो आप कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है, तब तक जब तक कि नॉर्मोथर्मिक नहीं हो जाता। आप डायलिसिस स्टार्ट नहीं कर सकते इफ़ योर पेशेंट इज़ हाइपोटेंसिव। तो बेसलाइन वाइटल साइन देखने पहले तो इसलिए ज़रूरी है कि हम प्रोसीजर कर सकते हैं कि नहीं। दूसरा, अगर प्रोसीजर करते हुए कोई डिस्क्रिपेंसी हो जाती है, कोई हेल्थ इशू हो जाता है, तो हमें ये पता होता है कि दिस इज़ हैपनिंग ड्यू टू प्रोसीजर एंड द पेशेंट वाज नॉट सिक बिफोर, है ना। तो फिर वो कंपैरिजन है, हमें पता है कि डाई की वजह से रिएक्शन हो रहा है तो हम लोग इमीडिएटली एंटीहिस्टामिन दे सकते हैं ना। तो बेसलाइन वाइटल साइन देखने बहुत ज़रूरी है विदाउट बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोसीजर। और वाइटल साइन में एक बात याद रखना, रेस्पिरेटरी रेट सबसे सेंसिटिव इंडिकेटर होता है किसी भी गड़बड़ का। जो भी बॉडी में कुछ भी डिस्क्रिपेंसी हो रही है, ऊपर नीचे हो रहा है हेल्थ इशू, तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको दिखेगा। ऑक्सीजन सैचुरेशन ट्रेंड काफ़ी मैटर करता है जब आप एनक्लेक्स आरएन में आते हो, क्योंकि सैचुरेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बहुत अर्ली स्टेज पे बता देगी इफ़ योर पेशेंट इज गोइंग इनटू रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो 95 to 100% तक की नॉर्मल है, 90% से नीचे अगर चली जाए तो आपका पेशेंट क्रिटिकल हो सकता है। देन बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसमें हाइपोटेंशन एक बहुत बड़ा साइन होता है। जैसे कि मैंने बताया कि माइस्थेनिया ग्रेविस में जब माइस्थेनिक क्राइसिस हो सकता है, या जब हाइपोथायराइडिज्म में स्वीयर हाइपोथायराइडिज्म हो गया, और डायबिटीज़ इंसिपिडस में बहुत ज़्यादा यूरिन जो है वो पास हो गया, तो इन सारी कंडीशन में आपका पेशेंट हाइपोटेंशन में जा सकता है। और ऐसे ही आप अगर बात करें तो फीवर काफ़ी कुछ इंडिकेट करता है। अगर हाइपोथैलेमस में चोट लग जाए, विच इज़ टेम्परेचर कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, तो आपके पेशेंट को हाइपरपायरेक्सिया हो सकता है, राइट। इन्फेक्शन को इंडिकेट कर सकता है फीवर। तो वाइटल साइंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट अनदर पैरामीटर है एनक्लेक्स का, विच इज़ कॉल्ड एज पेन। पेन जो है लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, स्पेशली प्रायोरिटी के टाइम पे पेन को प्रायोरिटी में रखें या किसी और चीज़ को। पेन इम्पॉर्टेंट है लेकिन लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं। यानी कि अगर आपके सामने कोई और लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन है, जैसे कि आपके पेशेंट को ब्रीदिंग ही नहीं हो रही, वो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आप पेन कंट्रोल को ब्रीदिंग के ऊपर जो है वो चूज़ नहीं कर सकते हैं। तो कभी भी लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन के ऊपर हम लोग पेन को चूज़ नहीं करते हैं। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, हेमरेज, शॉक, सेप्सिस, ये सब पेन मैनेजमेंट से पहले आएगा। अगर आपके एग्जाम में एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, आपके पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीड हो रहा है, आपका पेशेंट शॉक में जा रहा है, तो आप पेन मैनेजमेंट करने से पहले इन चीज़ों को ट्रीट करेंगे। देन अगर आपके पेशेंट का एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन सब ठीक है और आपके पेशेंट को अनकंट्रोल्ड पेन हो रहा है, तो उस केस में पेन को आप चूज करोगे ओवर एनी अदर थिंग। मतलब आपने देख लेना है कि मेरे पेशेंट का ABC स्टेबल है और कोई भी लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन तो नहीं है। हाँ, अब मैं पेन को प्रायोरिटी दे सकती हूँ बिफोर गिविंग प्रायोरिटी टू एनीथिंग एल्स। पेन के बारे में एक और बहुत फेमस एनक्लेक्स में क्वेश्चन आता है, विच इज़ कॉल्ड एज लाइक विच कम्स एज लाइक दिस, कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग पेन इज।
इज़ इट अ साइन, इज़ इट अ सिम्टम, इज़ इट सब्जेक्टिव, इज़ इट ऑब्जेक्टिव? तो मैं आपको दो चीज़ें पेन के बारे में बताती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ अ सिम्टम, इट इज़ नॉट अ साइन. यू कैन नॉट predict the pain merely by looking at the face or body of the client. Pain is highly subjective. Pain is what patient says it is. पेन को हमने वैसे ही समझना है जैसे पेशेंट इसको एक्सप्लेन करे. हमने ये प्रिज्यूम करके नहीं चलना है कि इसको इतना पेन हो रहा होगा या इसको नहीं हो रहा, क्योंकि पेन को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए कोई भी स्केल नहीं है. एक्यूरेटली मैं बोल रही हूँ, मुझे पता है रेटिंग स्केल है, बट दैट इज़ नॉट एक्यूरेट बिकॉज दैट इज़ अगेन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जो पेशेंट आपको बता रहे हैं. तो आप तो मेजर नहीं कर सकते ना एक्यूरेटली. तो इसलिए ये बोला जाता है कि पेन इज़ हाईली सब्जेक्टिव, और जितना पेशेंट बोले कि मुझे पेन हो रहा है, हमें उसके हिसाब से मैनेजमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि हम खुद मेजर नहीं कर सकते. देन नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एनक्लेक्स आरएन का, दैट इज कॉल्ड एज थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन. अब बहुत सारी नर्सेज बाकी थ्योरी के पोर्शन बीमारियों में उनकी मैनेजमेंट में बहुत अच्छी होती हैं, बट उनको ये नहीं पता होता कि पेशेंट के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है. अब एनक्लेक्स ना एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है. इसको सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप सिर्फ बीमारियों को समझने में, इन्फॉर्म करने में या केयर करने में अच्छे हैं. केयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों से बात कैसे करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री टेकिंग असेसमेंट का एक पार्ट होता है. अगर आपने हिस्ट्री ही अच्छे से नहीं ली किसी भी डिसीज़ कंडीशन की, तो आप उसकी इंटरवेंशन अच्छे से कभी नहीं कर सकते. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको थेराप्यूटिकली कम्युनिकेट करना आना चाहिए. अब देखिए, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन में हमारे पास आता है यूज़ ओपन एंडेड क्वेश्चंस. अब ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो हैं उनमें WH फैमिली नहीं होती. हु, व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, ये चीज़ें हम यूज़ नहीं करते, है ना. लेट अस सपोज एक पेशेंट जो है वो बोल रहा है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं मर जाऊँ, मैं वैसे भी यूजलेस हूँ. तो हम लोग आगे से क्या रिस्पॉन्स देंगे? वाई डू यू थिंक सो? नो, दैट इज क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन. आप सीधा ये पूछेंगे कि आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, यू माइट नॉट बी फीलिंग इन योर बेस्ट मूड टुडे, हे बट वी कैन टॉक अबाउट इट. डू यू फील कंफर्टेबल और डू यू वॉन्ट टू टॉक टू मी मोर अबाउट इट? जब हम ऐसे बात करते हैं तो वी आर ओपन फॉर अ कन्वर्सेशन विद द क्लाइंट, राइट. तो इसको बोलते हैं ओपन एंडेड कन्वर्सेशन. ये सामने वाले इंसान को ये लगे कि आप अवेलेबल हो बात करने के लिए. इसके साथ साथ हम लोगों को ना पेशेंट की फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना चाहिए. जैसे मैंने बोला ना कि आई अंडरस्टैंड यू माइट नॉट बी इन योर बेस्ट मूड टुडे, है ना, या यू माइट नॉट बी फीलिंग गुड टुडे. टुडे इट माइट नॉट बी द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ. Some days are not as good as you think it could be. Then ये चीज़ें जो होती हैं ये दिखाती हैं कि हम उसकी फीलिंग्स को समझते हैं. जब भी पेशेंट के साथ हमने कम्युनिकेट करना है तो वो क्लैरिफाई हमें करना चाहिए, पेशेंट के साथ भी करना चाहिए, और उसकी जो भी प्रॉब्लम्स और कंसर्न हैं हमें ये दिखाना चाहिए कि हमें पता है कि वो वैलिडेटेड कंसर्न है, मतलब आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है. और इसके साथ साथ कोई भी हम लोगों ने फॉल्स रीएश्योरेंस नहीं देनी, कोई भी वैल्यू जजमेंट्स नहीं देनी. आप कितने मोटे हो गए हो, आप कितने पतले हो गए हो, आप कितने काले हो गए हो, आप कितने गंदे दिख रहे हो, ऐसी स्टीरियोटिपिकल स्टेटमेंट्स जो हैं वो नर्सिंग में हम लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि नर्सिंग में हम लोग कलर, क्रीड, कास्ट के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो हमारे लाइसेंस पे बात आएगी. देन हम अपने बिहाफ पे पेशेंट के लिए कोई डिसीजन नहीं लेते, हम कोई अपनी तरफ से एडवाइस नहीं देंगे, हम सिर्फ ऑप्शंस दे सकते हैं, उनके प्रोज एंड कॉन्स बता सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन जो है वो क्लाइंट का रहता है. देन नेक्स्ट कंपोनेंट है डेलीगेशन. देखिए, आरएन जो है ना उसको ये बाखूबी पता होना चाहिए कि उसके स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में क्या आता है. क्या आपको पता है कि एक LPN असेसमेंट स्टार्ट नहीं कर सकती, वो RN के साथ असेसमेंट में असिस्ट कर सकती है और कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन वो असेसमेंट स्टार्ट नहीं कर सकती. तो बेसिकली RN की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है असेसमेंट, हेल्थ एजुकेशन देना, जो क्लाइंट्स हैं उनको इवैल्यूएट करके डॉक्टर को बताना या अपने जो भी केयर स्टाफ है उसको बताना, और इसके साथ साथ जितने भी अनस्टेबल पेशेंट्स होते हैं उनकी केयर RN के अंडर होती है. जबकि LPN जो है RN के द्वारा इनिशिएट करी गई हेल्थ एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकती है, और जैसे IV थेरेपी स्टार्ट नहीं कर सकती लेकिन IV थेरेपी कंटिन्यू कर सकती है. अगर कोई उसको लगे कि डिस्क्रिपेंसी हो रही है तो RN को इन्फॉर्म कर सकती है, IV थेरेपी को स्लो या स्टॉप भी कर सकती है. और इसके साथ साथ उसके पास स्टेबल पेशेंट्स होते हैं LPN के साथ, और वो डाटा कलेक्ट कर सकती है, यानी कि ये अपना वाइटल साइंस वगैरह जो है वो कर सकती है. UAP
जो है वो नॉन क्लिनिकल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं और जो रूटीन केयर होती है स्टेबल पेशेंट्स के लिए वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ हाईलाइट कर देती हूँ, जो एलपीएन है उसको कभी भी आईवी लाइन स्टार्ट करने के लिए ना बोलें, या वो आईवी इंजेक्टेबल्स नहीं दे सकती है। वो सबक्यूटेनियस आईएम इंट्राडर्मल इंजेक्शंस दे सकती है एलपीएन, आईवी नहीं दे सकती। आईवी देने के लिए आपके पास आरएन का लाइसेंस होना चाहिए। और जब आप किसी को टास्क डेलीगेट करते हो ना, तो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करते हो, अकाउंटेबिलिटी आपकी ही होती है। तो देर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मैंने किसी को अपना काम दे दिया, पर वो काम अगर गलत हुआ तो मेरे को पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने उस पर्सन को कैपेबल समझ के रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। अब आगे से अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं करता है वो पर्सन, ठीक है, जो पर्सन काम कर रहा है वो तो रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन जिसने डेलीगेट किया वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस चीज़ को बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी हमेशा आरएन की होती है, इसलिए एनक्लेक्स आरएन में आपको बहुत बार डेलीगेशन के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। देन एनक्लेक्स का जो टेस्टिंग फोकस होता है, तो आपको साटा क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आएंगे। कई बार लोग आके बोलते हैं मैडम पूरे टेस्ट में साटा ही भरे हुए थे, तो और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। एनक्लेक्स आरएन में एमसीक्यूज जो सिंपल वाले होते हैं वो बहुत कम आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो साटा आएंगे। साटा मतलब सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, और केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आपको बहुत ज़्यादा आएंगे। प्रायोरिटी क्वेश्चंस जो होते हैं वो सेफ्टी और असेसमेंट के प्रिंसिपल्स में होंगे, किस पेशेंट को आप पहले डील करोगे। प्रायोरिटी में 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक ही पेशेंट में 4 प्रॉब्लम्स दे सकते हैं या जितनी भी उन्होंने देनी है, और बोलेंगे कि इसमें से सबसे पहली कौन सी प्रॉब्लम एड्रेस करोगे, या ग्रुप ऑफ पेशेंट्स दे सकते हैं, जैसे सपोज 4 पेशेंट दे दिए, उनमें से किस पेशेंट को पहले एड्रेस करोगे। तो 2 तरह के प्रायोरिटी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। और अगर आपको एनक्लेक्स में सही से परफॉर्म करना है तो सेफ्टी 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 ये हमेशा अपने दिमाग में रखो कि मेरा पेशेंट सेफ होना चाहिए। फॉल सेफ्टी, फायर सेफ्टी, इंजेक्शन सेफ्टी, मेडिकेशन डोज कैलकुलेशन सेफ्टी, फिर जितना भी तुम प्रोसीजर कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, बाथरूम सेफ्टी, ये चीज़ें अपने दिमाग में रख के जाओगे तो कभी एनक्लेक्स आप फेल नहीं होंगे। आई होप आज की वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। ऐसी ही हेल्पफुल और मज़ेदार वीडियोज़ के साथ मैं आगे भी आती रहूँगी। आपकी NCLEX fairy will make sure that you are going to crack your NCLEX RN in your first go. Take care, champions. Keep on learning and subscribe my channel for more videos. Thank you. Take care.